हेलो हाय फ्रेंड्स, जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एसी सोर्स के अक्रॉस आरसी सर्किट। मतलब अपने पास क्या होगा, एक एसी का अपन सोर्स लेंगे और उसके अक्रॉस क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ऐड करेंगे। फिर अपन देखेंगे कि उस पर वोल्टेज ड्रॉप आपका रजिस्टर पर कितना होगा और कैपेसिटर पर आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वो अपन फाइंड करेंगे। साथ में अपन देखेंगे कि उस सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो कितना इंप्रूव रहता है, वो चीज़ अपन यहाँ पर देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि पावर पे किस प्रकार से डिपेंड करता है आपका कैपेसिटर, वो चीज़ें यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आप भी हेडिंग डालें कि एसी सोर्स अक्रॉस आरसी सर्किट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक सर्किट बनाता हूँ। कौन सा, कि मैंने माना कि ये अपने पास कोई एक रेजिस्टेंस सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है और इसमें क्या ऐड कर रखा है, मैंने एक कैपेसिटर ऐड कर रखा है। कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। यहाँ से मैं इसको कोई सोर्स जो दे रहा हूँ वो है आपका एसी सोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन करते हैं कि माना अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये सी कोई कैपेसिटर है। अपन सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, वो दे रहे हैं वी। तो वी वोल्टेज देने से इस सर्किट में जो करंट चलने वाली है वो चलने वाली है आई। अब अपने को पता है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपके सीरीज में ऐड है ना। तो सीरीज में ऐड है तो जो आपकी करंट है वही तो आपकी रेजिस्टेंस के लिए रहेगी और यही जो आई करंट है यही आपकी क्या रहेगी, कैपेसिटर के लिए रहेगी ना। तो अपन करंट की वैल्यू तो क्या रह रही है, अपने पास सेम रह रही है। तो अब अपन देखते हैं कि यार जो वोल्टेज अपन सप्लाई वोल्टेज भी दे रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा। तो उसको अपन कैलकुलेट करना सीखते हैं कि किस प्रकार अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने माना कि वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो वी आर हो रहा है और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वी सी हो रहा है। ओके, अब अपन ऐसा कह दें कि यार केवीएल अपने को नॉर्मली याद रहता है। केवीएल क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सप्लाई वोल्टेज बराबर होगा इन दोनों वोल्टेजों के सम के बराबर होगा ना, कि ये दोनों का सम और इसके इक्वल होगा, है ना। पर ये दिक्कत इस सर्किट में प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यार यहाँ पर देखो दोनों एलिमेंट जो यूज किए अपन ने ये अलग अलग है, डिफरेंट है। एक तो अपने पास रेजिस्टेंस है और अपने पास एक कैपेसिटर है। तो क्या इन दोनों का वोल्टेज डायरेक्ट जोड़ के इसके इक्वल हो जाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कैपेसिटर है ये एक आपका इमेजिनरी पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि इंडक्टर और आपका कैपेसिटर दोनों इमेजिनरी पार्ट होते हैं। ओके, तो इमेजिनरी पार्ट मतलब ये क्या है, ये काल्पनिक भाग है, याद रखें, काल्पनिक भाग है ये। कौन? कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी। अब ये काल्पनिक क्यों है, इनका क्या रीजन है? क्योंकि यार ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें करंट क्या करती है, 90 डिग्री आगे चली जाती है, 90 डिग्री पीछे चली जाती है। मतलब करंट को ये क्या करते हैं, वोल्टेज करंट को पछाड़ देते हैं ना। तो इसीलिए अपन इसको कैपेसिटर और इंडक्टर को अपन काल्पनिक मतलब एलिमेंट्स में लेते काउंट करते हैं। ओके, अब अपने पास जो रेजिस्टेंस है ये कौन सा है, फिर ये कौन सा एलिमेंट है? ये जो आपका है ये है रियल एलिमेंट, मतलब वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। अब यार देखो कि जो काल्पनिक भाग है उसको मैं बता देता हूं कि आयोटा के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? आयोटा के द्वारा डिनोट करेंगे। अब यार देखो अपने पास एक तो वास्तविक भाग है, एक काल्पनिक भाग है। क्या दोनों जुड़ सकते हैं? क्या दोनों अगर अपने पास जुड़ जाते तो इसके इक्वल आने चाहिए ना। पर यार अलग अलग भाग होने के कारण अपन डायरेक्ट इनको नहीं जोड़ सकते, बस ये प्रॉब्लम है। अब ये डायरेक्ट नहीं जोड़ते तो अपन इनको जोड़ेंगे कैसे, वो देखें। अब ध्यान रखना, जो ये करंट आपकी यहाँ पर जो करंट चलेगी, मान लो 5 एम्पीयर चल रही है तो 5 एम्पीयर इसमें से निकलेगी और वोल्टेज जो रहेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल रहेगा आपका वो 0 डिग्री रहेगा। तभी तो अपन कह रहे हैं कि पावर फैक्टर रेजिस्टेंस में यूनिटी होता है, इकाई होता है ना। तो यहाँ पर तो इकाई, पावर फैक्टर इकाई मिल गया अपने को, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 रहता है। यही करंट अपनी आई आगे चलेगी तो यहाँ पर करंट क्या करेगी, 90 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाएगी। किससे? वोल्टेज से। अब 90 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाएगी तो अब ये प्रॉब्लम हो रहा गई कि यार यहाँ पर तो करंट आगे चल रही है, वोल्टेज पीछे रह रहा है ना। तो फिर भी अपन काउंट करने में क्या करना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, एंगल के साथ इनको इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। तो अपन जानते हैं कि केवीएल कहता है, केवीएल अप्लाई करें अपन। केवीएल कहता है कि ये सप्लाई वोल्टेज है, इन दोनों के क्या होगा, सम के इक्वल होगा ना। तो अपना जो केवीएल कहता है V इक्वल्स क्या होगा, वी आर।
अब देखो अपने को यहाँ पर देखो एंगल का भी रोल है, तो एंगल लेना जरूरी है। यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल रहता है रेजिस्टेंस में, वो आपका 0 डिग्री रहता है। मैंने इसीलिए यहाँ पर 0 डिग्री ले लिया है, ओके। और यहाँ पर प्लस लगाया। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या रहेगा, है ना। तो यहाँ पर पहले तो देखो कि इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से। तो मैंने प्लस डाल रखा है, क्यों जोड़ना है तो मैंने आयोटा डाल दिया, इमेजिनरी पार्ट है ना। अपने पास इस पर वोल्टेज कितना है, VC, ये लो मैंने VC लिख दिया। अब अपने पास ये देखना है कि इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, किन के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो अपन जानते हैं कि यार प्योर कैपेसिटर होता है, उसमें क्या करता है, करंट 90 डिग्री। देखो प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज यहाँ है, करंट भी पहले साथ में चल रही थी, रेजिस्टेंस निकली साथ में थी, दोनों साथ साथ में चल रहे थे एक एंगल में। अब क्या हुआ, जैसे कैपेसिटर आया करंट 90 डिग्री आगे चली गई, तो पीछे कौन रह गया, आपका वोल्टेज। कितनी डिग्री, इससे 90 डिग्री पीछे रह गया करंट से ना। तो करंट से 90 डिग्री पीछे रह गया, तो ये लिख दिया मैंने -90 डिग्री, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अपने समझ में आया। अब अगर अपन बात करते हैं कि यार ये जो एंगल होते हैं आपके, ये इनसे ओनली फॉर अपन ये जो माइनस और प्लस के चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने यूज़ किया V = VR। देखो 0 है तो कोई मतलब नहीं है, अपन VR ले सकते हैं डायरेक्ट। ये आयोटा है, मैंने आयोटा ले लिया। VC है, ये VC ले लिया। अब क्या करें कि यहाँ पर आपका माइनस आ रहा है, तो ये माइनस लेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी, माइनस में हो गई। अपने पास इसको मानते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इससे अपन सारे डाटा निकलेंगे, ओके। अब अपन क्या करते हैं कि अपने पास ये इक्वेशन तो आ चुकी है। अब अगर अपन क्या करें कि यार ये जो अपना आयोटा हट जाए तो अपने पास है V की वैल्यू इजीली अपन निकाल सकते हैं ना। बेस अपने को क्या करना, अब मेन मकसद क्या रहेगा, अपना टारगेट क्या है, आयोटा को हटाना। अब अपन आयोटा कैसे हटाते हैं, देखिए। तो अपन एक चीज़ जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है -1, याद रखें आप, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस आयोटा को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ। तो देखें कैसे करते हैं अपन स्क्वायर, V = VR माइनस आयोटा VC का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर हो गया। मैंने पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया। अब अपन जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो देखो -1 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। तो अपने पास डाटा क्या निकल के आ गया, V² = VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर हो गया। अब अपन क्या करें कि ये जो V² है इसके अपन स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चला जाता है, रूट चला जाता है। और अपने पास डाटा क्या आ गया, V = VR का स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर। जो अपने पास ये फॉर्मूला आया है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, इस सर्किट की टोटल वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। अगर अपने पास V की वैल्यू दे दे, VC की वैल्यू दे, VR की वैल्यू भी अपन इसी से फाइंड कर सकते हैं ना। तो ये अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये देखो आपको याद आ रहा होगा कि इससे पहले अपना जो लेक्चर था वो क्या था, सीरीज RL सर्किट, है ना। तो सीरीज RL सर्किट में बात क्या कर रहे थे, यहाँ पर इंडक्टर था और यहाँ पर क्या था, VL लिखा था मैंने। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, VL आ रहा था। देखो डिट्टो फॉर्मूला चल रहा है ना। तो याद रखें कि आप एक सर्किट को याद कर लें, उसके अकॉर्डिंग अपने सारे सर्किट बनते जाएंगे, ओके। अब अपने पास ये तो निकल गया। अब अपन क्या चाहते हैं कि यार इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो जाए अपने पास। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस किस प्रकार से अपने पास फाइंड होगा वो अपन देखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं, देखो टोटल रेजिस्टेंस का जो नाम बोलते हैं उसका होता है इम्पीडेंस। क्या होता है, इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस कैसे फाइंड करेंगे अपन, इम्पीडेंस को अपन लिखेंगे Z से, है ना। तो देखो यार प्रतिरोध निकालना है तो ओम का नियम क्या कहता है कि अगर वोल्टेज में करंट से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 है, मैं इसमें क्या करता हूँ, I से डिवाइड कर देता हूँ। I से क्यों डिवाइड करता हूँ, क्योंकि I सारों के लिए सेम ही है। I करंट की वैल्यू तो क्या सीरीज सर्किट में सेम रहती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इम्पीडेंस निकालने के लिए इक्वेशन 1 को I से भाग लगाने पर लगा दें भाग। अब अपने पास देखो इक्वेशन कौन सी है, 1 नंबर इक्वेशन वो ये है। तो V = VR माइनस आयोटा VC, ये अपने पास इक्वेशन थी। अपने क्या करना है, I से डिवाइड करना है। ये लो मैंने I से इसको डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को कर दिया। अब मेरे को यूँ बताओ यार, टोटल वोल्टेज देखो, ये वाली वोल्टेज अगर मैं इस टोटल वोल्टेज में टोटल करंट से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा,
ऑफकोर्स आएगा ना। तो कितना आएगा अपने पास, Z आ गया। और ये Z क्या कहलाता है, इस संपूर्ण सर्किट का रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसका नाम क्या है, इम्पीडेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। ओके, इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी, ओम होती है। आगे चलें, अगर अपन यहाँ पर करें कि यार रेजिस्टेंस और वोल्टेज V आ रहा है, अगर मैं इसे I से डिवाइड करता हूँ तो अपने पास R की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, है ना, आएगी ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी R की। ये माइनस का है, माइनस लगा दिया, आयोटा को छेड़ना ही नहीं है, रख दिया। अब कह रहे हैं कि यार यहाँ पर आपका VC वोल्टेज है, इसमें अगर मैं क्या करूँ, करंट से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर अपने पास इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस फाइंड होगा कि नहीं होगा, होगा। और उस कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, XC। अब अपने को क्या करना है कि यार यहाँ से इस आयोटा की वैल्यू, अपन आयोटा को गायब कर दें तो अपने पास Z की वैल्यू निकल सकती है। तो अपने को क्या करना है, आयोटा को गायब करना है। अब आयोटा गायब कैसे होगा वो देखें, तो क्या करें, स्क्वायर करना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं, आयोटा गायब। तो आयोटा गायब, तो देखें Z इक्वल्स, Z का भी मैंने स्क्वायर किया, R स्क्वायर माइनस आयोटा VC का होल स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो देखो -1 और माइनस प्लस हो गया, तो Z स्क्वायर इक्वल क्या हो गया आपका, R स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। जैसे अपन Z की स्क्वायर की वैल्यू उठाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ये अपने पास जो फॉर्मूला मिला है, ये मिला है इस सर्किट का संपूर्ण रेजिस्टेंस, या फिर अपन कैसा कह सकते हैं कि इस सर्किट में इम्पीडेंस कितनी है, Z, और उसका फॉर्मूला क्या है, ये। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका वोल्टेज का फॉर्मूला है और जो आपका इम्पीडेंस का फार्मूला, देखो एक जैसे से दिखाई दे रहे हैं। बस याद क्या करना है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस पे हो रहा है तो VR लिखना है, और वोल्टेज ड्रॉप कहाँ, कैपेसिटर और VC लिखना है। और यहाँ पर क्या करना है, रेजिस्टेंस लिखना। अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो टोटल रेजिस्टेंस, स्क्वायर हटाया तो रूट में आएगा ना यहाँ, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, किसका स्क्वायर, जो आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसको मिस्टेक कर दी है, तो ये याद रखें कि XC था, तो ये XC चलेगा ना, XC। ये भी क्या रहेगा, XC रहेगा, क्योंकि नीचे क्या है, XC आ रहा है। ओके, तो ये तो थे अपने फॉर्मूले, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अपन नेक्स्ट देखते हैं कि पावर कैसे फाइंड करेंगे अब इस सर्किट में। अब अपन देखते हैं कि इस सर्किट के अंदर अपने को क्या करनी है, पावर फाइंड करनी है। तो अपन जानते हैं कि जो पावर होती है वो क्या होती है, P इक्वल्स VI होती है ना। तो अपने को इस सर्किट में पावर निकालनी है, तो P इक्वल्स VI होती है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वोल्टेज की इक्वेशन है अपने पास, इसमें अगर मैं पूरे में क्या कर देता हूँ, करंट से इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अपने को पावर आ जाएगी। तो अपन ने बस यही करना है कि इक्वेशन 1 को I से गुणा करने पर कर दें, तो I से अपन अगर गुणा करेंगे तो इस इक्वेशन को देखो एक बार, तो क्या है अपने पास इक्वेशन क्या है, V इक्वल VR माइनस आयोटा VC। अपन इसको I से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो I से मल्टीप्लाई किया, देखो ये I से मल्टीप्लाई किया, इसको I से मल्टीप्लाई किया, और इसको मैं I से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब अपन देखें कि यार देखो कि टोटल करंट को टोटल वोल्टेज से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपने पास क्या निकल के आता है, इस सर्किट की टोटल पावर निकल के आएगी। और इस सर्किट की जो टोटल पावर होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी एपरेंट पावर कहलाएगी। और एपरेंट पावर को अपन किससे डिनोट करते हैं, S के द्वारा डिनोट करते हैं। ये मैं पावर में बता चुका हूँ आपको। ओके, अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर आपकी वोल्टेज V आ रहा है, अगर मैं इसी करंट को इससे डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर आपकी पावर आएगी कि नहीं आएगी, रेजिस्टेंस पे पावर ड्रॉप आएगा नहीं आएगा, आएगा। और रेजिस्टेंस पे जो पावर ड्रॉप होगा वो कौन सा होगा, रियल पावर होगी। ओके, तो याद रखें कि रेजिस्टेंस जो पावर खाता है वो कौन सी पावर खाता है, रियल पावर खाता है। और रियल पावर को अपन किसे लिखते हैं, P के द्वारा लिखते हैं। ये माइनस है, माइनस लिख दिया, आयोटा अपने को छेड़ना नहीं है, आयोटा लिख दिया। अब अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VC कैपेसिटर पर। अगर मैं इसको I से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर जो अपने पास पावर आती है वो कौन सी पावर आती है, वो आती है आपकी रिएक्टिव पावर। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। और कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर किसे डिनोट करते हैं, QC से द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब अपने पास आयोटा हट जाए तो अपने पास वैल्यू निकल जाए। अब आयोटा कैसे हटेगा, आयोटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये तो अपने को याद ही हो गया ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया। ये मैंने पूरी इक्वेशन का स्क्वायर किया तो अपने पास डाटा निकल गया S स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, जैसे मैं स्क्वायर की वैल्यू उठाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। ये अपने पास क्या आ गया, टोटल पावर का फॉर्मूला आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन देखते हैं कि अपने पास इसमें पूछा जाता है कि इस सर्किट में आपका पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखें पावर फैक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो हर बार क्वेश्चन में पावर फैक्टर का तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, पावर फैक्टर। अब देखिए अपन पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे। पावर फैक्टर क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, शक्ति गुणांक, और किसके द्वारा डिनोट करते हैं अपन, कोस फाई के द्वारा। अब अपन देखते हैं कोस फाई पावर फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सी है और आपको इसको रट्टा नहीं लगाना। देखो कैसे निकालते हैं पावर फैक्टर, कितने फार्मूले निकलते हैं। आप इतना सा याद रखें कि जो रेजिस्टेंस पर क्रिया हो रही है उसको ऊपर लिखना है और जो सर्किट में टोटल क्रिया हो रही है उसको नीचे लिखना है। अब ये क्रिया कैसे हो रही है वो सुने। देखो यार सबसे पहले मेरे को यूं बताओ कि प्रतिरोध कितना वोल्टेज खा रहा है इस सर्किट में, वी आर खा रहा है ना। तो वी आर को ऊपर लिख लो, प्रतिरोध जो वोल्टेज खा रहा है उसको ऊपर लिख लो। नीचे क्या लिखना है, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना, वी है। हो गया, पावर फैक्टर का फार्मूला बन गया cos पाई इक्वल वी आर अपॉन वी। दूसरा फार्मूला देखते हैं, यूं बताओ कि यार इसमें प्रतिरोध कितना है, आर है, इसको ऊपर लिख लो। इस सर्किट में टोटल अपने पास इंपीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इंपीडेंस कितना है, जेड होता है ना, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, जेड, जो अपन ने फाइंड किया था इससे पहले। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपॉन जेड। हो गया, मतलब टोटल चीज नीचे आ रही है। अगर अपन बात करें कि यहां पर रेजिस्टेंस पावर कितनी ड्रॉप कर रहा है, P वास्तविक पावर ड्रॉप कर रहा है, और सर्किट की जो टोटल पावर होती है वो क्या होती है, एपरेंट पावर S, तो ये लो S। तो अपने पास जो पावर फैक्टर के फार्मूले हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने तीनों यहाँ पर आपके बता दिए कि किस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, रट्टा नहीं लगाना इन चीज़ों का। ओके, तो ये तो थे इनके अपने फॉर्मूले। अब अपन क्या करेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स आरसी सर्किट के कि किस प्रकार से अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अपने को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो देखें कि अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी संधारित्र का प्रतिरोध 15 ओम है, प्रतिबाधा 25 ओम है, तो धारितीय प्रतिघात का मान ज्ञात करें। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोई कह रहा है अपन सर्किट बनाते हैं पहले, तो देखो धारितीय प्रतिघात वगैरह पूछ रहा है ना, तो अपने पास क्या करना है कि अपन ने एक सर्किट ड्रॉ किया कि एक तो उसमें रेजिस्टेंस ऐड है और एक आपका कैपेसिटर ऐड है। इन दोनों को यहाँ से अगर सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पर डाटा क्या क्या दिया गया वो देखिए कि यदि किसी संधारित्र का प्रतिरोध 15 ओम है, ये जो रेजिस्टेंस है ये 15 ओम है, अच्छी बात है। प्रतिबाधा का मतलब ध्यान रखें कि जो ये प्रतिबाधा है ना, ये कहलाती है आपकी जेड। हो गया इंपीडेंस। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर, जेड की वैल्यू कितनी देर की है, 25 ओम। 25 ओम है तो धारितीय प्रतिघात का मान ज्ञात करें। मतलब आपको क्या निकालना है, एक्सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से अपन एक्सी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट पता है ना कि आपको ओनली फॉर्मूला याद रखना है कि किस प्रकार का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट कि देखो जेड इक्वल्स क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और किसमें, रूट में। ये अपने पास फार्मूला था। इसमें अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो देखो जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 25, तो देखो 25 लिख दिया यहाँ, इक्वल लगाया, रूट डाला, आर की वैल्यू कितनी है 15 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस एक्स सी की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये एक्स सी का स्क्वायर पड़ा रहने में। अब यार यहाँ तक देखने के बाद अपने एक चीज़ दिमाग में आती है कि यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ, ये मैं स्क्वायर क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, मैंने स्क्वायर को रिमूव कर दिया। तो जैसे ही मैं स्क्वायर को रिमूव करूँगा तो आपके 25 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, इक्वल 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। हो गया, प्लस आपका क्या होगा, एक्स सी का स्क्वायर आ गया। अब अपन बात करें कि यार ये डाटा मैं इधर लेके आता हूं तो कितना हो गया, 625 में से 225 अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 400, इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर। जैसे ही अपन इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका रूट, और 400 का रूट कितना होता है आपका 20, तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 ओम। ओके, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 ओम।
हो गया यहाँ तक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। देखो कुछ नहीं करना आपको, वैसे क्वेश्चन में आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको बस कंसेप्ट पता है कि किस प्रकार यूज करना है, तो अपन इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहा है 0.4 शक्ति गुणांक पर अग्रगामी पर एक ऐसी परिपथ का इनपुट इतना है तो परिपथ द्वारा ली गई शक्ति याद करें। यार पहले तो ये देखो कि शक्ति गुणांक अपने पास दे रखा है 0.6 दे रखा है, पर अग्रगामी दे रखा है, तो इसका मतलब है कि कौन सा सर्किट बन रहा है आपका, कि एक सर्किट बन रहा है कौन सा, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर क्या करता है आपका, लीडिंग पावर फैक्टर अपने को देता है। हो गया। अब अपन बात करें कि इसका जो टोटल शक्ति गुणांक है, पावर फैक्टर है कोस फाई, वो कितना दे रखा है अपने को, 0.6 दे रखा है। हो गया। अब अपने पास जो ये इनपुट सप्लाई ले रहा है, तो देखो वी ए किसकी यूनिट होती है, ये वी ए वोल्ट एम्पियर किसकी यूनिट होती है, आपकी एपरेंट पावर एस की यूनिट होती है कि नहीं होती। तो एपरेंट पावर टोटल पावर होती है, टोटल पावर कितनी दे रखी है, 10 किलो वोल्ट एम्पियर अपने को दे रखी है। यहां से अपन को देखना है कि यार आपका परिपथ द्वारा ली गई शक्ति। अब ये इतने अपन इनपुट ले रहे हैं, यहां पर ये सर्किट आपका रेजिस्टेंस कितना ड्रॉप कर रहा है वो देखना है। तो याद रखें कि आपका इंडक्टर जुड़ा हो या कैपेसिटर जुड़ा हो, तो उस केस में याद रखना कि जो पावर हमेशा आपका रेजिस्टेंस ही ड्रॉप करेगा। क्या करेगा, रेजिस्टेंस ही पावर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। वही आपकी क्या होगी, परिपथ द्वारा ली गई शक्ति होगी। तो अपने को यहां पर P की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब क्या करना है, रियल पावर निकालनी है। तो आपने कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा जिसमें पावर फैक्टर भी आता हो, रियल पावर भी आती हो और आपकी एपरेंट पावर भी आती हो। तो ऐसा फॉर्मूला अपने पास पावर फैक्टर का ही मिलता है कि कोस फाई बराबर क्या होता है, रियल पावर अपॉन आपका एपरेंट पावर। हो गया। अब अपने बात करें कि कोस फाई की अपने पास ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 0.6। मैंने यहां पर 0.6 डाला, इक्वल क्या किया, P की वैल्यू कितनी है निकालनी है अपने को, S की वैल्यू कितनी है 10। ओके, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, P इक्वल 6। अब देखो ये जो P इक्वल 6 आ गया, ये डाटा किस में आएगा, अब सुनना, यहां पर आपका देखो किलो में चल रहा है ना, तो ये भी किलो में आएगा। अब जो रियल पावर की जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, वाट में होती है। तो क्या हो गया, 6 किलोवाट क्या करेगा, ये सर्किट आपका पावर लेगा। ओके, तो 6 किलोवाट ऑप्शन कौन सा है, डी। तो ये डी हो जाएगा। तो याद रखें कि जो आपका सर्किट पावर लेता है ना, वो ओनली फॉर जो रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होती है उतनी ही पावर लेता है। ओके, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि देखो चित्र में कुल प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक की वैल्यू ज्ञात करें। मतलब अपने क्या करना है कि इम्पीडेंस और पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। सर्किट अपने पास ये है, तो अपने पास देख कैसे निकालेंगे, अपने पास देखो आर की वैल्यू है वो कितनी है 4 ओम, और एक्स सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 ओम। हो गया। अपने को यहाँ पर क्या करना है, प्रतिबाधा निकालनी है, मतलब जेड निकालना है। तो डायरेक्ट अपन जेड का फॉर्मूला अप्लाई करें। जेड इक्वल्स क्या होता है, आर स्क्वेयर एक्स सी का स्क्वेयर। तो जेड इक्वल कितना आ गया आपका, आर की वैल्यू स्क्वेयर कर दें 16 प्लस एक्स सी के स्क्वेयर करें 3 का स्क्वेयर करें 9। तो जेड इक्वल कितना आ गया आपका 25। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शक्ति गुणांक की वैल्यू याद करें। यार अब शक्ति गुणांक अपन को निकालना है, कोस फाई निकालना है। तो कोस फाई निकालना फार्मूला क्या होता है, आर बटा जेड होता है ना। अपने पास देखो यहाँ पर अपन वोल्टेज वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, वी आर अपॉन वी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, पी अपॉन एस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास ओनली फॉर रेजिस्टेंस गिवन है, तो अपन रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे और अपना आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर जो कोस फाई आने वाला है वो देखो आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, और अपने पास जेड की वैल्यू कितनी है ये 5। जैसे ही अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने पे जाएगा 0.5
40 8 1 40, तो 0.8 आ गया। जो पावर फैक्टर कितना आएगा आपका इसका 0.8। अब बात ये करते हैं कि 0.8 जो पावर फैक्टर आया है ये आपका देखो ऑप्शन में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सेम, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पूछेगा, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि पावर फैक्टर की वैल्यू निकाले, है ना। तो अब पावर फैक्टर आपको ऐसे 0.8 लीडिंग भी देगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी मान लो लैगिंग देगा। तो इनमें से आपको कौन सा टिक करना है, 0.8 लैगिंग पे टिक करना है, 0.8 लीडिंग पे टिक करना है, या तीसरा ऑप्शन आ जाए ओनली फॉर 0.8। तो किस पे टिक करके आना अपने को वो देखें। जब आपका कैपेसिटर जुड़ा आ जाए, क्या आ जाए, जब अपना कैपेसिटर जुड़ा आ जाए सर्किट में, तो याद रखना कि जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट क्या करती है 90 डिग्री लीड करती है वोल्टेज से। तो यहां पर जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा आपका लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ओके, कैपेसिटर जुड़ा गया तो लीडिंग, अगर इंडक्टर जुड़ा गया तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने पास एक सर्किट है और एक सर्किट में अपने को 5 क्वेश्चन फाइंड करने हैं। तो काफी सिंपल है, इन 5 में से अपने पास जो एग्जाम में पूछाएगा वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया कि एक ही सर्किट में 5 क्वेश्चन लिखे हैं और अपने 5 क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो करें स्टार्ट। पहले अपने देखते हैं कि इसमें पूछे इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा, जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसी सर्किट क्या है, देखो कौन सा सर्किट आपका रेजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है ना। तो अब अपने पास जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करें। तो ये देखो, अब जेड का फॉर्मूला याद रखें आप। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब देखो अपने पास डाटा दिया गया है नहीं दिया गया इसका, देखो जेड इक्वल्स देखो रूट में आर की वैल्यू दी है गई है और एक्स सी की वैल्यू भी अपने ओम में होती है दी गई है ना। तो आर की वैल्यू जो है वो 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया। अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 169, और 169 किसका रूट होता है 13 का। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है आपका 13 ओम। इंपीडेंस की वैल्यू कितनी आ गई 13 ओम आ गई। अब अगर अपन करें कि सर्किट में टोटल करंट निकाले, तो अब देखो सर्किट में टोटल करंट निकालनी है। अपने पास यहाँ से जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो सिंपल सा है कि यार सर्किट में अगर टोटल करंट देखनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास जो टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 13 ओम। अपने क्या करना है कि वोल्टेज से डिवाइड कर दे तो अपने पास क्या आ जाएगी सर्किट टोटल करंट आ जाएगी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना यहाँ। तो यहाँ पर अपने को सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट देखो कैसे निकलेगी, I इक्वल्स वी अपॉन जेड से। देखो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपका जेड। अब अपने पास देखो I की वैल्यू निकालें तो I इक्वल्स V की वैल्यू कितनी है अपने पास, V की वैल्यू देखो 169 दे रखी है ना। तो ये 169 और देखो जेड की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस कितना फाइंड किया था अपने यहाँ पर 13। तो ये हो गया अपने 13 से डिवाइड किया तो कितने पे चला गया ये 13 एम्पियर आपका आंसर आ गया। तो सेकंड का जो सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है आपकी 13 एम्पियर फ्लो हो रही है। ओके, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। मतलब यहाँ पर आपका जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये कितना वोल्टेज आपका खा रहा है, मतलब ड्रॉप कितना कर रहा है, ये अपने को वैल्यू निकालनी है। तो अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है वोल्टेज निकालना है, मतलब वी आर की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अपन देखते हैं कि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप वी आर कैसे निकलेगा। अपने पास डाटा क्या क्या दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है, वी आर की वैल्यू निकालनी है। ये लो दिया क्या क्या गया है, आर की वैल्यू कितनी है 5 ओम, आई अपने पास कितना है 13 एम्पियर है ना। अब अपने क्या करना है वी आर की वैल्यू निकालनी है। अगर अपन यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है वी आर इक्वल क्या होता है आर इंटू आई है ना। तो वी आर इक्वल आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, आई की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 5 65। तो वी आर की वोल्टेज कितना आ गया 65 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड किया कितना आया 65 वोल्टेज। यहाँ पर क्या होगा ड्रॉप। अपने पास जो वैल्यू दी गई है वो किसकी वैल्यू दी गई थी एक्स सी की वैल्यू दी गई है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू दी गई है। अपने को निकालना है क्या है यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है।
तो आप जानते हो एक फॉर्मूला कि यार जब अपने पास कैपेसिटी और रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XC इक्वल 1/2πfc होता है कि नहीं होता। कैपेसिटर में अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा है ना ये XC निकालने का। तो यहां से अपने को अगर XC निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, XC इक्वल 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी, देखो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 50 हर्ट्ज। तो यहां पर मैंने क्या किया 50 हर्ट्ज, ओके। और आपका कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है तो ये आपका C हो गया। अभी अपने पास देखो XC की वैल्यू अपने पास है गिवन है, तो XC की वैल्यू अपन ने फाइंड नहीं की, कितनी है 12। तो यहां पर XC की वैल्यू लिखो 12 इक्वल 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू आपका ये कैपेसिटर C, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो देखिए कि अगर मैं क्या कर देता हूं, इसको इधर ले आऊं और इसको नीचे भेज देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50। अब अपन C की वैल्यू जो आएगी वो समथिंग आपके कितनी आएगी, कितने पर जाएगी, ये C की वैल्यू 265 माइक्रोफेरेड के समथिंग आपका डाटा आएगा। तो कितना आएगा ये 265 माइक्रोफेरेड। आप इसको कैलकुलेट कर लें और इसका आंसर क्या आएगा 265 माइक्रोफेरेड आएगा, ओके। तो ये थे अपने 5 क्वेश्चन जो अपन ने एक ही सर्किट में पूछे गए थे। अब इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी पेपर में आपका एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार ट्राई करें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओके। अभी अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। अब अपन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके कैपेसिटर की वैल्यू निकाले। तो अपने को क्या करना है, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है। यहां पर जो XC दिया गया है ना, ये तो XC की वैल्यू तो अपने दे रखी है। तो अपन जानते हैं कि XC इक्वल क्या होता है 1/2πfc होता है। यहां से अगर XC निकालना है तो देखो वैल्यू पुट करते हैं अपन। XC की वैल्यू तो ऑलरेडी अपने पास कितनी दे रखी है 12। तो यहां पर मैंने XC की वैल्यू पुट कर दी 12। 2 का 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू एफ की वैल्यू अपने पास कितनी हर्ट्ज दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो ये हो गया आपका 50 इंटू सी की वैल्यू अपने को निकालनी है, ओके। अब क्या करना है, सी की वैल्यू निकाले तो अगर अपन इसको बाहर निकाल लेते हैं और 12 को इसके डिवाइड में कर देते हैं तो सी इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 हो गया। और आपका क्या हो गया, ये 12 हो गया। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपना जो डाटा आता है वो आएगा 265 माइक्रोफेरेड के समथिंग, 265 माइक्रोफेरेड। इसको सॉल्व कर ले, ओके। तो ये तो था अपना क्वेश्चन। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और तो क्या क्वेश्चन है कि एक परिपथ में 1000 ओम का रेजिस्टेंस और 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो समय नियतांक निकालना है। तो समय नियतांक का मतलब अपने को क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो जो कैपेसिटर का समय नियतांक होता है वो नोट डाल के आप याद रख लें कि कैपेसिटर में जो समय नियतांक होता है वो क्या होगा, कैपेसिटर समय नियतांक फॉर्मूला होता है आपका T इक्वल्स R इंटू सी, ओके। अब अपन क्या करेंगे कि इसमें अगर अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं तो अपने पास समय नियतांक आ जाएगा। तो यहां से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो T इक्वल्स अपन जानते हैं R इंटू सी होगा। तो T इक्वल्स R की वैल्यू कितनी है अपने पास 1000 ओम इंटू सी की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफेरेड। देखिए माइक्रो है ना, तो माइक्रो का मतलब होता है 6 इंटू 10 की पावर -6। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये जो आपका 10 की पावर कितनी बन रही है, यहाँ 10 की पावर 3 बन रही है और यहाँ 10 की पावर 6 है। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी रह जाएगी आपकी, 10 की पावर -3 रह जाएगा, ओके। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 6 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तो T इक्वल्स क्या लिख सकते हैं 6 मिली सेकेंड। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6 मिली सेकेंड। अब देखो इसमें ये याद रखना कि यहाँ पर देखो 6 माइक्रो सेकेंड भी आ रहा है, 6 मिली सेकेंड भी है, 3 मिली सेकेंड, 6 नैनो सेकेंड, ये नैनो सेकेंड है, ये नैनो, ये होता है 10 की पावर है -9 और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और माइक्रो का आप जानते हो अपन ने यहाँ पर कितना लिया 10 की पावर -6। तो याद रखें कि यहाँ पर आपका जो डाटा आएगा वो किस
में आता है, मिली में आ रहा है, माइक्रो में आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है, तो यहाँ पर अपना डाटा आ रहा है जो किस में आ रहा है, मिली में आ रहा है, तो मिली वाला कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी। तो यहाँ पर अपन ने आरसी सर्किट के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ने सारे सॉल्व किए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे जो मेरा वीडियो आने वाला है वो है सीरीज आरएल सर्किट का, तो उसे देखने के लिए आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप एक सीक्वेंस वाइज स्टडी करते रहोगे। ओके, बाय बाय।